हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कूल आंसर पर। आज की इस क्लास में हम क्लास 8 साइंस का जो चैप्टर नंबर 10 है ध्वनि, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आज के सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको पूछा है कि ध्वनि है वो संचरित हो सकती है। हम जानते हैं ध्वनि है वो किसी माध्यम में संचरित हो सकती है और वो माध्यम है वो ठोस, गैस और द्रव्य तीनों ही माध्यम में ध्वनि वो संचरित हो सकती है। आपको पता होना चाहिए प्रकाश है, प्रकाश को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठोस, द्रव्य और गैसों में ध्वनि है वो संचरित हो जाती है। इसमें आपको यह पूछा जा सकता है कि ध्वनि है किस माध्यम में अधिक गति करती है। तो ठोस माध्यम में सबसे अधिक, उसके पश्चात द्रव्य, उसके पश्चात गैस। तो अर्थात सबसे अधिक गति ठोस माध्यम में करेगी, उससे कम द्रव्य में, उससे कम गैस में। तो यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति है वो न्यूनतम होने की संभावना होती है। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए आवृत्ति है वो किस पे डिपेंड करती है? तारत्व, पिच पर। तो पिच है वो सबसे कम किसकी होगी? पुरुष की पिच है वो सबसे कम होती है महिला, छोटे लड़के, लड़की की तुलना में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस। आपको पूछा है कि ध्वनि है वो निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। तो या क्या कथन ट्रू है या फॉल्स? तो हम कहेंगे ये कथन है ट्रू, क्योंकि ध्वनि है वो निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। निर्वात में संचरित क्या होता है? निर्वात में प्रकाश के वो संचरित होता है। नेक्स्ट है किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। तो ये कथन ट्रू है या फॉल्स? ये कथन फॉल्स है, क्योंकि इसको कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को हम क्या करते हैं? आवर्ती कहते हैं। नेक्स्ट है यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। तो यह कथन सत्य है या असत्य है? अब ध्वनि है, उस ध्वनि की जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है? आयाम पर डिपेंड करती है, और वो आयाम के वर्ग के स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो यहाँ आपको दिया है कि यदि कंपन का आयाम अधिक होता है तो ध्वनि मंद होती है। तो यह कथन उल्टा कहा है, अर्थात यहाँ यह होना चाहिए था कि कंपन का आयाम अधिक होता है तो ध्वनि भी अधिक होती है। तो यह कथन इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? असत्य, मतलब गलत कथन है। नेक्स्ट है कि मानव के कानों के लिए जो श्रव्यता की जो प्रास है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो यह कथन सत्य है। मानव के कानों के लिए जो श्रव्यता की जो प्रास है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। नेक्स्ट है कि कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। अब जैसा कि मैंने कहा था कि जो तारत्व पिच है वो पिच किस पे डिपेंड करती है? आवृत्ति पर डिपेंड करती है। यहां लिखा है कि कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। तो यह कथन गलत है, क्योंकि कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी उसका तारत्व उतना ही कम होगा। नेक्स्ट है अवांछनीय या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। तो अवांछनीय जो अप्रिय ध्वनि होती है उसको संगीत नहीं, उसे क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। तो यह कथन भी असत्य, गलत कथन है। नेक्स्ट है कि ध्वनि प्रदूषण है वो आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला पूछा है कि किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए जो लिया गया जो समय है उसको क्या कहते हैं? तो एक दोलन को पूरा करने के लिए लिए गए समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। और दोलनों की संख्या होती है प्रति सेकंड, उनको क्या करते हैं? आवर्ती कहते हैं। सेकंड है प्रबलता है वो कंपन से निर्धारित होती है। तो मैंने बताया था कि लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है? आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। तो प्रबलता है वो कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है आवर्ती का मात्रक। आवर्ती का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट है अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं?
अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीक्ष्णता है वो कंपनों की किससे निर्धारित होती है? तो मैंने बताया था कि ध्वनि की लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पर। और जो ध्वनि की इंटेंसिटी या आप कह सकते हो तीक्ष्णता है वो किस पर निर्भर करती है? कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित की जाती है। अर्थात जो पिच है वो किस पे डिपेंड करती है? आवृत्ति पर डिपेंड करती है। और लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दोलक है वो 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसका आवर्तकाल और आवृत्ति है वो आपको ज्ञात करनी है। तो आप सिंपल ये देख सकते हो, आवृत्ति है वो किसका मान होता है? दोलन प्रति सेकंड। तो 40 बार दोलन है 4 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे? 10 दोलन। आवृत्ति है वो तो हो जाएगी 10 और आवर्तकाल है वो उसका उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो आवर्तकाल सबसे पहले कि 40 दोलन को पूरा करने में लगा समय आपको दिया है 4 सेकंड, तो एक दोलन को पूरा करने में लगा समय कितना हो गया? 1/10। आपका आवर्तकाल हो गया 0.1 सेकंड। आवर्ती है वो इसका उल्टा होता है। इसको आप इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं कि 4 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या है वो 40 है। 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 40/4 बराबर 10 हर्ट्ज। और इसको आप आवर्ती को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आवर्ती इक्वल टू 1/आवर्तकाल। तो आवर्तकाल है वो 0.1 सेकंड है। 0.1 सेकंड का 1 में भाग देंगे तो वो भी कितना आएगा? 10 हर्ट्ज। इस प्रकार से आप आवर्ती को ज्ञात कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मच्छर है वो अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि है वो उत्पन्न करता है। तो आपको उसको कंपन का आवर्तकाल है वो बताना है। आपको दिया है कि कंपन है वो आपको आवृत्ति है वो दे रखी है, तो आवर्तकाल है वो क्या है? आवृत्ति का विपरीत होता है, मतलब आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति। तो 1/500 करने पे आपको क्या मान प्राप्त होगा? 0.002 सेकेंड। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि लिया गया समय है वो 1 सेकंड है, दोलन आपको दिए गए 500, आवर्तकाल बराबर क्या हो गया? लिया गया समय बटा क्या हो जाएगा? दोलनों की कुल संख्या। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 1/500। आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 0.002 सेकंड है वो आपका आवर्तकाल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न जो वाद्य यंत्र है उसमें से आपको उस भाग को पहचानना है जिनसे वो ध्वनि उत्पन्न के लिए कंपित होते हैं। आपको पता होना चाहिए साउंड किससे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन से। तो कोई भी जो वाद्य यंत्र होते हैं उनमें जो वाइब्रेशन जिस माध्यम से किए जाते हैं उसी के कारण से वो ध्वनि उत्पन्न होती है। अब ढोलक है, ढोलक में क्या है? ध्वनि उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है? उसके कंपमान भाग कौन सा होता है? तनी झिल्ली होती है। उस तनी झिल्ली को बजाने पर ही ढोलक से आवाज है वो उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से संगीत में जो सितार है, सितार में भी ध्वनि उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है? उसमें तनी तार और डोरी होती है, उनको कंपनमान करने से ही उसमें आवाज जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है। थर्ड है बांसुरी। तो बांसुरी में क्या होती है? एयर के जो वायु के स्तंभ होते हैं तो उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये सभी आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, और साथ बताना है कि क्या कभी संगीत है वो शोर बन सकता है। सबसे पहले है संगीत और शोर में डिफरेंस क्या है। तो संगीत क्या है कि वह ध्वनि होती है जो हमें कानों को मधुर और मीठा लगती है, उसे क्या कहा जाता है? संगीत कहा जाता है। और शोर किसे कहा जाता है कि वह संगीत, यदि संगीत है उसकी प्रबलता अधिक हो तो वही संगीत क्या बन जाता है? शोर बन जाता है। इसमें आप एक पॉइंट यह भी लिख सकते हो कि संगीत है वो मुख्यतः किनसे उत्पन्न होती है? वाद्य यंत्रों से उत्पन्न होती है, जो सुनने में हमें क्या प्रिय लगता है या सुखद लगता है। जबकि शोर किनसे उत्पन्न होता है? मशीनों, वाहनों के हॉर्न आदि से उत्पन्न होता है, जो हमारे कानों को अप्रिय लगता है। इस प्रकार से इनमें आप डिफरेंस कर सकते हो। एक आपको इसमें यह पूछा गया है कि क्या कभी संगीत है वो शोर बन सकता है। तो हम कहेंगे संगीत है वो शोर तभी बन सकता है जब उसकी जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, जो हमारे कानों को अप्रिय लगने लगती है, जब उसकी आवाज हमारे कानों को अप्रिय लगती है तो वो संगीत है शोर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। आपको जो ध्वनि प्रदूषण, जो वातावरण में जो माध्यम फैलाते हैं ध्वनि प्रदूषण, उनकी आपको सूची बनानी है। तो हमारे वातावरण में स्थित जो ध्वनि प्रदूषण है वो कौन कौन से है?
जो ध्वनि प्रदूषण को फैला रहे हैं, जैसे मशीनों का चलना, विमान हो गए, पटाखे जो छूटते हैं उनसे भी ध्वनि प्रदूषण फैलता है, लाउड स्पीकर हो गए, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज होगी, टीवी, रेडियो और घर के जो अनेक साधन, कूलर, एसी आदि, ये सभी वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण वो मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। तो ध्वनि प्रदूषण है वो मानव के लिए काफी प्रकार से हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। इसके लिए हम यह लिख सकते हैं कि इससे उच्च रक्तचाप हो सकता है, जो स्वास्थ्य संबंधी अनेक बीमारियां उत्पन्न करते हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस और कोलाइटिस। तो यह ध्वनि प्रदूषण है वो जो मानव को इस प्रकार से भी प्रभावित करता है। आप लिख सकते हो अधिक ध्वनि से मानव के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, अनिद्रा और सिर दर्द भी हो सकता है। ज्यादा समय तक उच्च तीव्रता की ध्वनि सुनते रहने से हमारे कान की परतें भी फट सकते हैं। तो यह हम इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण है वो मानव के लिए किस प्रकार से कितना ज्यादा हानिकारक है। संज्ञानात्मक मुद्दे और व्यवहार परिवर्तन, ये भी इसमें देख सकते हैं कि हम ध्वनि प्रदूषण के कारण संज्ञानात्मक मुद्दे और उसके व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके माता पिता है वो एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे तथा दूसरा सड़क से 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया। आप अपने माता पिता का कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे और अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो हम उन्हें 3 गली छोड़कर घर लेने का सुझाव देंगे। क्यों? क्योंकि सड़क के किनारे जो स्थित मकान है उसमें हमेशा ही सड़क से गाड़ियां जाएंगी और आने जाने वाली गाड़ियों का जो हॉर्न है उससे अप्रिय आवाजें ध्वनि प्रदूषण के तौर पर सुनाई पड़ेगी, जो कि एक प्रकार से क्या होगा, शोर होगा। और गाड़ियों से उत्पन्न धुएं से वायु भी प्रदूषित हो जाएगी और वहां स्वच्छ वायु का अभाव होगा। सड़क से 3 गली छोड़कर जो स्थित मकान है उसमें शोर है वो तुलनात्मक रूप से कम सुनाई देगा। इस प्रकार से वहां जो ध्वनि प्रदूषण है वो कम होगा। सड़क से 3 गली छोड़कर स्थित मकान में वायु भी तुलनात्मक रूप से कम प्रदूषित होगी। तो इसलिए हम 3 गली छोड़कर घर लेने का सुझाव देंगे। इसी के साथ सड़क से 3 गली छोड़कर स्थित मकान में हम मानसिक और शारीरिक तौर पर भी ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। नेक्स्ट है कि मानव का वाक्यंत्र का चित्र बनाइए और इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो जो मानव में ध्वनि का जो वाक्यंत्र और जो कंठ है, वाक्यंत्र या जो है वो कंठ द्वारा उत्पन्न होती है, उसमें ध्वनि यहीं से उत्पन्न होती है। इसमें 2 तंतु होते हैं जिनमें वाक तंतु कहते हैं। उनसे जो जुड़ी मांसपेशियां हैं वो वाक तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती है। जब इन तंतुओं के मध्य स्थित झिरी से फेफड़े है वो वायु को बलपूर्वक बाहर की ओर निकालते हैं, तो ये वाक तंतु क्या होते हैं, कंपित होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था ध्वनि किससे उत्पन्न होती है, वाइब्रेशन से उत्पन्न होती है। तो इसी प्रकार से जब वाइब्रेशन होगा उसके कारण जो ध्वनि है वो ध्वनि उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश में तड़ित और मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? इसका सिंपल यही कारण है, जो प्रकाश की गति है वो ध्वनि की गति से बहुत ज्यादा अधिक होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और जो ध्वनि की गति होती है वो लगभग आप मान सकते हो 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। इस कारण से ही हमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसका आंसर लिखना है कि हम जानते हैं कि ध्वनि की गति है वो 330 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि प्रकाश की गति है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होगी, अर्थात प्रकाश है वो ध्वनि की तुलना में ज्यादा तेजी से यात्रा करती है। यही कारण है कि जब मेघ गर्जन होने के साथ साथ बिजली भी कड़कती है तो प्रकाश है वो बिजली से पहले दिखाई देती है, वह मेघ गर्जन के बाद में सुनाई पड़ता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि फ्यूचर में इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।